अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ प्रोफेसर ज़ेब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इसे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इंटरप्लेनेट स्पेसिंग के बारे में स्टडी किया था। समरी ऑफ द प्रीवियस लेक्चर आपके सामने है। व्हाट इज़ द इंटरप्लेनेट स्पेसिंग, जिसके अंदर हमने देखा था कि एक डिफरेंट सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स होते हैं और उन पैरेलल प्लेन्स के अंदर उन पैरेलल प्लेन्स के दरमियान का जो डिस्टेंस डी होता है उसको इंटरप्लेनेट स्पेसिंग कहते हैं। तो ये प्रीवियस लेक्चर से कंप्लीट इसके बारे में इंटरप्लेनेट स्पेसिंग के बारे में था। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो है हमारा सिंपल क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। हमारे पास चार तरह के जो है वो स्ट्रक्चर्स होते हैं। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, बॉडी सेंटर स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल क्लोज स्ट्रक्चर और फेस सेंटर स्ट्रक्चर। तो हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर के दो पार्ट हैं। पार्ट वन के अंदर हमने स्टडी करना है कि लूज पैक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं और सेकंड के अंदर क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। जो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर और बॉडी सेंटर स्ट्रक्चर जो होते हैं वो बॉडी सेंटर स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं? लूज पैक स्ट्रक्चर्स होते हैं। जबकि क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर्स के अंदर हमारे पास फेस सेंटर क्यूबिक एंड हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। तो स्टडी करते हैं लूज पैक स्ट्रक्चर्स के कौन से होते हैं। उससे पहले हमने स्टडी करना है पैकिंग फ्रैक्शंस। बेसिकली पैकिंग फ्रैक्शन ही वो फैक्टर है जिसको हम फाइंड करते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन से स्ट्रक्चर्स हमारे पास लूजली पैक्ड हैं और कौन से हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स हैं वो क्लोज पैक्ड है। तो स्टडी करते हैं कि पैकिंग फ्रैक्शन क्या चीज़ है। व्हाट इज़ द पैकिंग फ्रैक्शन और अ पैकिंग डेंसिटी। पैकिंग फ्रैक्शन भी कहते हैं और पैकिंग डेंसिटी भी कहते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन और अ डेंसिटी ऑफ अ पैकिंग इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय अ मैसिव एटम्स इन अ यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर एक मैसिव एटम का जो वॉल्यूम होता है और इट इज़ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द एटम्स इन अ यूनिट सेल। एक यूनिट सेल के अंदर एक एटम्स ने जो वॉल्यूम ऑक्युपाई किया हुआ है उसका रेशियो होता है किसके साथ? टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम और उस यूनिट सेल के अंदर मौजूद एटम्स ने जो वॉल्यूम ऑक्युपाइड किया हुआ है इन दोनों का रेशियो क्या होता है? पैकिंग फ्रैक्शन। So if V and V are the volume occupied by the atoms in a unit cell and the volume of the unit cell respectively, so the packing fraction is V is equal to PF is equal to V over V। जो small v है वो represent कर रहा है volume occupied by atom in a unit cell and जो capital V है वो represent कर रहा है किसका वॉल्यूम? तमाम जो पूरे का पूरा जो यूनिट सेल है उसका वॉल्यूम। तो V small v over greater V कैपिटल V का जो रेशो होगा उसको हम कहते हैं पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग डेंसिटी। द पैकिंग फ्रैक्शन टेल अस हाउ क्लोजली द एटम्स आर स्टैक्ड और पैक्ड टुगेदर इन द यूनिट सेल एंड हेंस द नेम असाइंड। जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो हमें क्या बताता है कि एटम्स जो हैं वो कितने आपस में क्लोजली पैक जो हैं वो जुड़े हुए हैं और यूनिट सेल के अंदर, और हम उसको क्या करते हैं एक नेम असाइन कर देते हैं। A high value of packing fraction tells that the atoms are very closely packed in the unit cell। अगर हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू हाई आ जाती है तो वो हमें क्या बताती है कि एटम्स जो हैं यूनिट सेल के अंदर वो बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हैं एंड देयर इज़ अ लिटिल अनऑक्युपाइड स्पेस। और एटम के अंदर यूनिट सेल के अंदर जो स्पेस है अनऑक्युपाइड स्पेस वो बहुत ही कम है। और अगर हमें पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू लो मिलते, कम वैल्यू मिले पैकिंग फ्रैक्शन की, तो उसका क्या मतलब है? वो ऊपर वाली स्टेटमेंट का अबव है। अगर हमारे पास लो वैल्यू मिलती है पैकिंग फ्रैक्शन की, इट्स मीन देयर इज अ ग्रेटर अनऑक्युपाइड स्पेस। यूनिट सेल के अंदर क्या है? बहुत ज़्यादा स्पेस, अनऑक्युपाइड स्पेस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ऑक्युपाइड स्पेस। क्लियर? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ इक्वी डिस्टेंस नियरेस्ट नेबर्स ऑफ एन एटम इन अ यूनिट सेल। एक एटम के अंदर उसके इक्वी डिस्टेंस जो नियरेस्ट नेबर्स एटम्स होते हैं यूनिट सेल के अंदर वो उसका क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसा कि एक एटम है उसके इक्वी डिस्टेंस जो नेबर्स हैं वो 6 पड़े हुए हैं, तो 6 इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। आई होप यू अंडरस्टैंड। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या होता है? 2r। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू नियरेस्ट नेबर्स एटम्स। दो नियरेस्ट नेबर्स एटम्स पड़े हुए हैं आपस में, एक एटम हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, दूसरा एटम यहाँ पे मौजूद है। उन दोनों के दरमियान उनके सेंटर से जो डिस्टेंस है, यानी कि पहले एटम का सेंटर का दूसरे एटम के सेंटर के दरमियान का जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कॉल्ड 2r। यानी कि इसका रेडियस और इसका रेडियस, उन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है, दिस इज द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। What is the atomic radius? Half of the distance between the nearest neighbors in the unit cell.
इन अ क्रिस्टल ऑफ अ प्योर एलिमेंट। जो हाफ डिस्टेंस होता है नियरेस्ट, ये जो हमारे पास नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस का जो हाफ होगा वो क्या होता है, एटॉमिक रेडियस। या आप ये भी कह सकते हैं कि एटम का जो रेडियस हो जाएगा वो एटॉमिक रेडियस हो जाएगा, उसको हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। ये हमारे पास क्या एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, कॉर्नर इज ऑक्यूपाइड बाय एन आइडेंटिकल एटम्स। कॉर्नर्स के ऊपर क्या होते हैं, आइडेंटिकल एटम्स मौजूद होते हैं और आयंस और मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एंड दे टच अलोंग द एजेस ऑफ द क्यूब, और ये अलोंग द एजेस ऑफ द क्यूब क्या कर रहे होते हैं, टच हो रहे होते हैं। डू नॉट टच डायगोनली, लेकिन वो डायगोनली एक दूसरे के साथ टच नहीं हो रहे होते। अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें किसकी, सिंपल क्यूबिक की, तो सिंपल क्यूबिक की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6, ठीक है। ईच एटम इज 6, हर एटम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो क्या होगा, 6 होगा, क्योंकि हर एटम जो है वो जो है 6 नियरेस्ट नेबर्स एटम के साथ जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद जो उसका नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस 2r जो होगा वो क्या होगा, a होगा। सो द लेटेस्ट कांस्टेंट, a यहाँ पे हमारे पास क्या लेटेस्ट कांस्टेंट है, तो a इज इक्वल टू 2r, क्लियर है। ये हमारे पास क्या होता है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस होता है, ठीक है। सो द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस 2r विच इज इक्वल टू, हमने उसको क्या नाम दे दिया a का। सो a इज इक्वल टू 2r। यहाँ से अब हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अ यूनिट सेल एंड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इन अ यूनिट सेल, ठीक है। सो द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, जो नंबर ऑफ एटम एक यूनिट सेल के अंदर, जो पर यूनिट सेल के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स है वो कितने हैं, n इज इक्वल टू 1/8 क्रॉस 8। 8 हमारे पास क्या होते हैं, इसके कॉर्नर्स पे क्या पड़े होते हैं, यहाँ पे एटम्स मौजूद होते हैं 8 कोने हैं, तो 8 के ऊपर हमारे पास क्या मौजूद होते हैं, और एटम्स मौजूद होते हैं, और उन सब की कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होती है, 1/8। तो 1/8 क्रॉस 8 इज इक्वल टू 1। वॉल्यूम ऑफ ऑल द एटम इन यूनिट सेल, यूनिट सेल के अंदर मौजूद तमाम के तमाम एटम्स का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, v इज इक्वल टू 1 क्रॉस 4/3πr3, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 1 है तो उसको हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया। इसी तरह जो हमारे पास यूनिट सेल का जो वॉल्यूम होगा v इज इक्वल टू a³ होगा, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम के अंदर हमने तीनों साइडें देखनी है, ठीक है। ये भी साइड देखेंगे, ये भी साइड देखेंगे और ये भी साइड देखेंगे, तो v इज इक्वल टू a³, क्लियर है। a³, a की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 2r, तो हमने 2r का क्यूब ले लिया, तो v इज इक्वल टू कैपिटल V किसके इक्वल आ जाएगा, 2r³ और स्मॉल v हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 1 क्रॉस 4/3πr³ के इक्वल हो जाएगा। तो पैकिंग फ्रैक्शन का हमारा फॉर्मूला क्या था, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू स्मॉल v ओवर कैपिटल V। सो दिस इज इक्वल टू 4/3πr³ क्रॉस 1/a³। So packing fraction is equal to 4/3πr³ क्रॉस 1/8r³। 1/8r³ किस तरह आया, क्योंकि a इज इक्वल टू हमारे पास 2r था, तो जब हम 2r पुट करेंगे तो हमारे पास 8r³ आ जाएगा। सो द पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू π/6 विच इज इक्वल टू 0.52 और 52%। सो जो हमारे पास सिंपल क्यूबिक का पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है, 52% होता है, यानी कि हमारे पास 48% यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, अनऑक्यूपाइड स्पेस मौजूद होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर की, ठीक है, BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इन द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर कॉर्नर इज ऑक्यूपाइड बाय एन आइडेंटिकल एटम्स और आयन मॉलिक्यूल एंड एटम एट द बॉडी सेंटर के ऊपर एक एटम मौजूद होता है एंड दे टच डायगोनली, और आपस में डायगोनली क्या कर रहे होते हैं, इस एटम के साथ कनेक्टेड होते हैं। और बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो क्या होता है, 8 होता है, ठीक है। और इसका जो लेटेस्ट कांस्टेंट होता है a इज इक्वल टू 2r ही होता है। और इसका अगर हम नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल देखें तो हमारे पास 1 प्लस ये 1 कौन सा, ये कॉर्नर वाला एटम है, उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन 1 है, प्लस ये जो 1 है ये बॉडी के सेंटर के अंदर जो मौजूद था ये उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन है, और ये हमारे पास किसके, अब बाकी जो 8 थे उसके कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 होती है, तो 8 से कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। नेक्स्ट हमने लेटेस्ट कांस्टेंट की अगर हम कैलकुलेशन करें तो हमारे पास ये देखें, ये जो टोटल हमारे पास डिस्टेंस बनते हैं हमारे पास इस तरह होते हैं, जो बॉडी सेंटर्ड होते हैं हमारे पास कुछ इस तरह होते हैं, इसके सेंटर्ड के अंदर एक एटम मौजूद होता है। तो ये जो सेंटर्ड के अंदर एटम मौजूद है इसका यहाँ से लेकर डिस्टेंस r है, हाफ ये वाला इसका डिस्टेंस r है, हाफ ये है इसका डिस्टेंस r है, इसका डिस्टेंस r है। तो टोटल हमारा इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक जो डिस्टेंस बनता है वो कितना बनता है, 4r बनता है। और अगर हम देखें तो इसकी एक साइड ये वाली a, दिस साइड a है और दिस साइड a है, तो हमारे पास 3a बनता है, 3a, और हमने क्योंकि एरिया है तो 3a² आ जाएगा।
तो 4r² इज इक्वल टू 3a²। ये हमारे पास लेटेस्ट कांस्टेंट की यहाँ से अगर वैल्यू निकालें तो हमारे पास a² इज इक्वल टू आ जाता है 4r²/3। तो यहाँ से हमने लेटेस्ट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली। तो a² इज इक्वल टू 4r²/3। अगर हम सिर्फ एक वैल्यू लिखे तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 4r/√3। और अगर हम 2r की वैल्यू निकालना चाहें, क्योंकि नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस 2r होता है, तो 2r इज इक्वल टू a/√3/2। देन वॉल्यूम ऑफ ऑल द एटम्स इन यूनिट सेल्फ हमारे पास कितना होगा 2 क्रॉस 4/3। अगर हमने इसको 2 के साथ क्यों मल्टीप्लाई कराया, क्योंकि नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल हमारे पास अब 2 है। तो 2 क्रॉस 4/3/r³ इज इक्वल टू 8/3/r³। तो वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल हमारे पास जो कैपिटल V है वो a³ है। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या थी a³ a हमारे पास किसकी इक्वल होता है 2r³ की। और 2r हमारे पास 2r की वैल्यू क्या है 4r। 2r की वैल्यू हमारे पास क्या थी a/√3/2 भी लिख सकते हैं। ये अगर हम यहाँ पे क्योंकि डायरेक्ट a है तो हम डायरेक्ट a की अगर वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है 4r/√3 तो ये 64r³/3/√3 आ जाएगा। अब हमारे पास स्मॉल v की वैल्यू भी आ गई, कैपिटल V की वैल्यू भी आ गई। जस्ट हमने वैल्यूज पुट करनी है पैकिंग फ्रैक्शन के फार्मूले के अंदर, स्मॉल v और कैपिटल V। हमारे पास इसकी जो पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू आ जाएगी वो 0.68% और 68% आ जाएगी। तो ये हमारे पास है पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ BCC। ये था हमारा आज के लेक्चर। आज के लेक्चर के अंदर हमने देखा कि पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, लूजली पैक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, और उसके अलावा जो है लूजली पैक स्ट्रक्चर और क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, लूजली पैक स्ट्रक्चर कौन से होते हैं, और जो कि हमने देखा सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर होते हैं, बॉडी सेंटर स्ट्रक्चर होते हैं। और फिर हमने सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर और बॉडी सेंटर स्ट्रक्चर की पैकिंग फ्रैक्शंस को हमने 1 बाय 1 फाइंड किया। आई होप आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।